गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम हमारा जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास चल रही है और चैप्टर नंबर है हमारा 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज की इस क्लास में जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 अपना ये चल रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, लेखांकन सिद्धांत यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ये सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, कानून द्वारा बनाए जाते हैं, या किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो सबसे पहला आंसर है ये जो नियम है, सिद्धांत, वो मनुष्य के द्वारा बनाए बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, लेखांकन सिद्धांतों से आशय है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वह नियम जो लेखांकन व्यवहारों का लेखांकन करते समय अपनाए जाते हैं, वह नियम जो लाभानी खाता बनाते समय अपनाए जाते हैं, वह नियम जो स्थिति विवरण बनाते समय अपनाए जाते हैं, या वो नियम जो संचालकों की रिपोर्ट बनाते समय अपनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन, वह नियम जो लेखांकन व्यवहारों का लेखांकन करते समय अपनाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। लेखांकन सिद्धांतों के क्या क्या नाम हैं? मान्यताएं हैं, परिपाटियां हैं जिनको कन्वेंशंस कहते हैं, और अवधारणाएं हैं। ठीक है, परिपाटियों को अपन परंपराओं के नाम से भी जानते हैं, परंपराएं। ठीक है, इनको परंपराएं भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लेखांकन सिद्धांतों को अपन विभिन्न नामों से जानते हैं। इसके बाद में है व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक संस्था को स्वामी से पृथक माना जाता है, और व्यवसायिक संस्था को स्वामी से पृथक नहीं माना जाता है, या स्वामी के व्यक्तिगत लेन देनों को व्यवसायिक लेन देनों से पृथक नहीं किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। व्यावसायिक संस्था को स्वामी से क्या माना जाता है? पृथक माना जाता है। यह व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा कहती है, और इसका एक दूसरा नाम है सत्ता की अवधारणा। सत्ता की अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मुद्रा मापी अवधारणा क्या कहती है? लेखांकन में उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, या जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, या दोनों प्रकार के व्यवहारों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऐसे व्यवहारों को अपन लिखते हैं या लेखा करते हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि चालू स्थिति की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय कब तक चलेगा? सीमित समय तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा, 25 साल तक चलेगा, या भविष्य में दीर्घ काल तक चलेगा? तो देखो, आपकी जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, चालू स्थिति की अवधारणा या चालू अवधि की अवधारणा, ये कहती है कि हमारा व्यवसाय दीर्घ काल में भविष्य तक चलता रहेगा। आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन की अवधि क्या होती है? लेखांकन की अवधि जो होती है बच्चों, वो आयकर अधिनियम जो हमारा 1961 जो पहले चलता था, अब नया एक्ट जो है एप्लीकेबल होने वाला है, उसके बारे में संसद में बिल प्रस्तुत हो चुका है। तो नया इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपका जो लेखांकन अवधि होती है, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, वो होता है बच्चों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल इस साल, और अगले 31 मार्च अगले वर्ष तक। तो अगले वर्ष तक जो है हमारे पास वित्तीय वर्ष माना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके पास में, लागत अवधारणा के अनुसार किसी संपत्ति का लेखा किया जाता है। ठीक है, लागत अवधारणा यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहती है कि आप किसी भी असेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करो जिस मूल्य पर आपने उसको खरीदा है। जिस मूल्य पर खरीदा है उसी मूल्य पर जो है हम उसको, हाँ बच्चों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया।
हाँ, तो लागत अवधारणा के अनुसार किसी भी संपत्ति का लेखा जिस मूल्य पर उसको खरीदा जाता है उस मूल्य पर दिखाया जाता है। ना तो बाजार मूल्य पर दिखाया जाता है, ना चालू मूल्य पर, ना समापन मूल्य पर। ठीक है, उसको हम लागत मूल्य पर दिखाते हैं। इसके बाद में है द्विपैलू अवधारणा के अनुसार, एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कौन सा बिल्कुल सही है। तो आप देखते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, असेट्स जो होती है आपकी, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। चलिए, लेखा अवधि की अवधारणा से आशय है। लेखा अवधि जो होती है वो कितने महीने की होती है? तो लेखा अवधि जो होती है हमारी बच्चों, वो 12 महीने का समय होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, द्विपैलू अवधारणा के अनुसार लेन देनों के लेखांकन की विधि को क्या कहा जाता है? लेन देनों के लेखांकन की जो विधि है उसे हम दोहरा खाता प्रणाली कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, या दोहरा पुस्तक प्रणाली कहते हैं। उसका सही नाम क्या है? वो है दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका रिप्लाई आप देना। दोहरा लेखा प्रणाली का जो जनक है उसका क्या नाम है? दोहरा लेखा प्रणाली के जनक का क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आगम निर्धारण की अवधारणा के अनुसार, यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अनुसार, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, यानी आगम की प्राप्ति उस समय मानी जाती है जब क्रेता से माल का आदेश प्राप्त हो जाता है, या क्रेता को माल की सुपुर्दगी हो जाती है, या माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है, या क्रेता से रोकड़ प्राप्त हो जाती है। तो देखो, जब क्रेता से माल का आदेश प्राप्त होता है तो किसी प्रकार की आय अर्जित नहीं होती है, यह आप ध्यान रखें। जब क्रेता को माल की सुपुर्दगी होती है तब नहीं होता, उससे पहले ही जब माल का जो स्वामित्व है, यानी कि उसकी जो ओनरशिप है, वो अगर क्रेता को ट्रांसफर हो जाती है, भले ही उसका पैसा नहीं आया हो, तो हमारी आय अर्जित मानी जाती है। जैसे मान लो हमने किसी कस्टमर को उधार माल बेच दिया और अपने पास से रवाना कर दिया, और उसका जो स्वामित्व है वो क्रेता के पक्ष में ट्रांसफर कर दिया। तो भले ही उस क्रेता को माल नहीं मिला हो या भले ही उससे पैसा प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी जो है वहां पर आय की प्राप्ति मानी जाएगी जब माल का हमने क्या कर दिया? स्वामित्व ट्रांसफर कर दिया। लागत अवधारणा से क्या आशय है? देखो, लागत अवधारणा का मतलब ये होता है कि माल का लागत मूल्य पर विक्रय, या माल का बाजार मूल्य पर विक्रय, या माल का लागत जमा लागत के प्रतिशत पर विक्रय, या संपत्ति का पुस्तकों में लागत मूल्य पर लेखांकन। तो लागत अवधारणा ये कहती है कि संपत्तियों का जो है पुस्तकों में लेखांकन जो होता है बच्चों, वो लागत मूल्य पर किया जाता है। निरपेक्षता की अवधारणा, या यूं कहे वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, इसका दूसरा नाम जो है वस्तुनिष्ठता की अवधारणा भी है। वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, प्रत्येक व्यवहार की जांच के लिए उचित प्रमाणक होने चाहिए। प्रत्येक रोकड़ व्यवहार की जांच के लिए उचित प्रमाणक होने चाहिए, और प्रत्येक क्रय विक्रय व्यवहार की जांच के लिए उचित प्रमाणक होनी चाहिए, या व्यवहारों की जांच के लिए प्रमाणकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट नंबर ए, प्रत्येक व्यवहार की जांच के लिए उचित क्या होनी चाहिए? प्रमाणक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है बच्चों कि पूर्ण प्रकटीकरण की जो परिपाटी है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है कि व्यवसाय की सभी बातें गुप्त रखी जाती हैं, या सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट कर देनी चाहिए, या सभी खाते ईमानदारी से तैयार करने चाहिए, या सभी खाते शीघ्र तैयार करने चाहिए। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको क्या करना चाहिए? व्यवसाय में डिस्क्लोज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक रूपता की परिपाटी का अर्थ क्या है? एक रूपता का मतलब है कंसिस्टेंसी, मीन्स किसी उद्योग की सभी फर्मों द्वारा एक जैसे लेखांकन सिद्धांतों और पद्धतियों का पालन करना चाहिए, या लेखांकन के सभी सिद्धांतों और पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, या प्रतिवर्ष लेखांकन सिद्धांत और पद्धतियां एक जैसी होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी।
ठीक है, तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आप इसके अंदर बताएंगे। हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। प्रतिवर्ष लेखांकन सिद्धांत और पद्धतियां क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेखांकन की कोई नीति इस साल तो अलग अपना ली और अगले साल अलग अपना ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूल्यह्रास लगाने के लिए एक तो होती है आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड स्थायी किस्त विधि, और एक होती है WDV मेथड। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को अपन SLM के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक WDV होता है। मान लो एक साल तो हमने डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगा लिया और अगले साल हमने WDV से लगा लिया, तो हमारी जो प्रॉफिट लॉस की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एकदम एक्यूरेट नहीं होगी और कंपेरेबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी, यानी तुलना नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिवर्ष लेखांकन सिद्धांत और उनकी जो पद्धतियां हैं वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, एक जैसी होनी चाहिए। रूढ़िवादिता की परिपाटी लेखा करती है। रूढ़िवादिता यानी कि कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिज्म क्या कहती है कि भविष्य के सभी हानियों का लेखा करना चाहिए, भविष्य के सभी लाभों का परंतु हानियों का नहीं करना चाहिए, भविष्य की सभी हानियों का लेखा होना चाहिए परंतु लाभों का नहीं करना चाहिए, या भविष्य की न तो लाभों का करना चाहिए ना हानियों का लेखा करना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर है सी ऑप्शन। भविष्य की आप हानियों को तो आप जो है याद रखो, लेकिन लाभों को आप ध्यान नहीं रखो। जैसे मान लो आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकता हूं कि अगर मान लो फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो तो उसकी तो व्यवस्था करनी चाहिए, और लाभ अगर होने वाला हो तो उसको बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये कहता है कि रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किस पे करते हैं। तो देखो आप जानते हैं अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन ना तो लागत मूल्य पर करते हैं, ना प्राप्य मूल्य पर करते हैं, और ना ही वास्तविक मूल्य पर करते हैं। इसका राइट आंसर है लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य। प्राप्य मूल्य बोले तो बाजार मूल्य, जो भी दोनों में से कम हो तो उसके ऊपर लेखा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कहता है कि रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार क्या होता है। संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगता है, आदत्त व्ययों का लेखांकन किया जाता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो देखो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। डूबत एवं संदिग्धों के लिए आयोजन जो बनाया जाता है वो हमारा रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि यह अवधारणा व्यवसाय निकट भविष्य में बेचा या बंद नहीं किया जा सकता। कौन सी अवधारणा कहलाती है, सोच के बताइए। वह अवधारणा जो निकट भविष्य में व्यवसाय बंद नहीं होगा, यह बात कहने वाली अवधारणा कौन सी है। यह अवधारणा है बच्चों चालू स्थिति की अवधारणा। यानी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा भविष्य नगद निकट भविष्य में बंद नहीं होगा। इसको अपन सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को भी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। ठीक है, व्यवसाय का लेनदार माना जाता है और व्यवसाय का देनदार भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं व्यापार का स्वामी व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार ही व्यापार का क्या माना जाता है, लेनदार माना जाता है। देखो मैं आपको बताऊं व्यापार का जो स्वामी होता है ना वो व्यापार का लेनदार भी होता है और व्यापार का देनदार भी होता है। ठीक है, व्यापार का लेनदार तो इसलिए होता है क्योंकि व्यापार में वो पूंजी लगाता है, तो व्यापार में जो पूंजी लगाएगा वो उससे वापस लेनी है फर्म से, तो ये पैसा वापस लेने वाला व्यक्ति हो गया। यानी कि व्यापार का स्वामी जो है, ओनर जो है, बिजनेस का लेनदार होता है। और अगर व्यापार का स्वामी यानी कि बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर ड्राइंग्स करता है यानी कि आहरण करता है, तो वो आहरण के लिए फर्म का क्या होता है, देनदार होता है। मतलब जो पैसा उसने अपने निजी प्रयोग के लिए लिया है उसे वापस फर्म को लौटाना होता है, इसलिए वो फर्म का क्या होता है, देनदार होता है। हालांकि वो पैसा वापस लौटाता नहीं है बल्कि उसकी कैपिटल में से अपन क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि व्यापार का जो स्वामी होता है बच्चों वो बिजनेस का लेनदार भी होता है और देनदार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 यह कहता है कि किस अवधारणा के अनुसार लेखों में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता। गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता, केवल परिमाणात्मक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, या ऐसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें केवल मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ये पॉइंट है आपका मुद्रा माप की अवधारणा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि उपार्जन की अवधारणा किस पर आधारित है? उपार्जन की अवधारणा किस पर आधारित है? हाँ बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, इसलिए मैंने इसका ऑडियो है वो कम कर दिया था। देखिए, उपार्जन की अवधारणा क्या कहती है? उपार्जन की अवधारणा किस अवधारणा पर आधारित है, यह आपको बताना है। तो उपार्जन की जो अवधारणा है वो मिलान की अवधारणा पर आधारित है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखें। किस आधार पर है? देखो, किसी भी वर्ष की जो इनकम होती है उनका मिलान उस वर्ष के व्ययों के साथ किया जाता है। अगर आय अर्जित करने के लिए कोई भी अपन ने खर्चे किए हैं, उन खर्चों का अपन ने चाहे पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, उनका मिलान इस वर्ष की आय के साथ करना ही होगा। तो जिस साल के इनकम है उसी साल के व्ययों का मिलान किया जाता है। तो ये बात जो होती है, मिलान की अवधारणा उपार्जन की अवधारणा के ऊपर आधारित होती है। क्योंकि अगर किन्हीं खर्चों का भुगतान अपन ने नहीं भी किया है तो भी उनका लेखा किया जाता है। बकाया व्यय का लेखा करते हैं, बकाया आय का लेखा करते हैं। इस साल की इनकम का मिलान इस साल के खर्चों के साथ होना है। खर्चे आप कर चुके हो, इनकम भले ही रिसीव्ड नहीं हुई तो भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपकी उपार्जित आय का लेखा भी अपन करते हैं। ठीक है, और बकाया व्ययों का लेखा भी अपन करते हैं। तो यह कौन सी अवधारणा में होता है? उपार्जन की अवधारणा और मिलान की अवधारणा में होता है। नेक्स्ट है लागत अव मूल्य या प्राप्य मूल्य, इन दोनों में से जो भी कम हो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अपन जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए किया जाता है। यानी व्यापार का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका जो मूल्यांकन है वो लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम होता है उसके आधार पर किया जाता है। इसके बाद में है पॉइंट नंबर 25। निम्नांकित में से किसके अनुसार कोई व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा? निम्नलिखित में से किसके अनुसार कोई व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा? यह बात किसके अंतर्गत कही गई है? तो यह बात कही गई है बच्चों चालू स्थिति की अवधारणा के अनुसार, यानी कि व्यवसाय जो है लंबे समय तक कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि किसके कारण कृत्रिम प्रदर्शन पर रोक लगती है? विंडो ड्रेसिंग, यानी कि अपने वित्तीय जो विवरण होते हैं उनको बड़ा चढ़ाकर अपन नहीं दिखा सकते। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं उनको बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकते। कौन सी अवधारणा में होता है? तो ये बात आती है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अंदर। मतलब आप अपने सीक्रेट रिजर्व्स को छिपा के नहीं रख सकते। व्यवसाय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको अपने को जो है फुल डिस्क्लोजर उनका करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। किस परिपाटी के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाता है? कौन सी होती है वो परिपाटी? वो होती है बच्चों एक रूपता की परिपाटी, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी यूज्ड ईच ईयर, यानी हर साल अपने को जो है एक जैसी नीतियां अपनानी है, एक जैसे लेखांकन पद्धतियों का पालन करना है। तो यह बात हमें बताई गई है एक रूपता की अवधारणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक फर्म जितने की स्वामी है उतने ही उसे दूसरों को देना है। इसे किस अवधारणा का व्यक्त किया जाता है? मतलब किसी व्यवसाय की फर्म का एक फर्म जितने की स्वामी है उतना ही उसे दूसरों को भी देना है। तो ये जो बात है, यानी कि हर व्यवहार के क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं, और एक पक्ष होता है डेबिट पक्ष और एक होता है क्रेडिट पक्ष। तो ये वाली बात आती है द्विपहलू की अवधारणा में। द्विपहलू की अवधारणा के अनुसार व्यापार और व्यापार के स्वामी दोनों अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं।
द्विपहलू की अवधारणा में यह माना जाता है, सॉरी बच्चों, मैंने भी आपको बताया व्यापार और व्यापार का स्वामी अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वो पृथक अस्तित्व की अवधारणा में होते हैं। बाकी द्विपहलू की अवधारणा में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं और दो पक्षों में से एक पक्ष हमारा डेबिट होता है और एक पक्ष जो होता है हमारा क्रेडिट होता है, यानी कि एक हमारा डेटर होता है और एक हमारा क्रेडिटर होता है। किस परिपाटी के अनुसार हाथ लगाने की जो पद्धति एक वर्ष अपनाई जाती है उसी पद्धति को अगले वर्षों में भी अपनाना पड़ेगा? यह बात कौन सी अवधारणा में कही गई है? यह बात कही गई है बच्चों एक रूपता की अवधारणा में, यानी कंसिस्टेंसी की जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह बताया गया है कि एक बार जो आपने लेखांकन सिद्धांत या लेखांकन नीतियां अपना ली है उनका लगातार आपको क्या करना है, उपयोग करना है, उनको प्रयोग में लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि द्विपहलू की अवधारणा, सॉरी, निम्न में से किसके कारण स्थिति विवरण में संभावित दायित्व दिखाए जाते हैं? स्थिति विवरण के अंदर जो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, ऐसी लायबिलिटीज जिनका होना या न होना भविष्य की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, तो ऐसे जो संभावित दायित्व होते हैं स्थिति विवरण में जो दिखाए जाते हैं वो कौन सी अवधारणा में दिखाए जाते हैं? द्विपहलू की अवधारणा में, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी में, सारता की परिपाटी में, या चालू व्यवसाय की अवधारणा में? कौन सी अवधारणा में दिखाया जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी में। लेखांकन प्रक्रिया में प्रथम कदम कौन सा है? लेखांकन प्रक्रिया में बच्चों जो पहला आपका कदम है वो कौन सा है, ये आपको आंसर बताना है। चलो फटाफट सोच के बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना, खाता बही में खतौनी करना, लेन देनों की पहचान करना, या परीक्षा सूची बनाना? क्या आंसर होगा इसका? तो देखो इसका राइट आंसर होगा लेन देनों की पहचान करना। सबसे पहले अपन लेन देनों की पहचान करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से व्यवहार मौद्रिक लेन देन है, मुद्रा में मापे जाने वाले हैं, उन्हीं का फिर अपन क्या करते हैं, लेखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि लेखांकन में लाभ हानि ज्ञात करने का तरीका आधार है। लाभ हानि ज्ञात करने का क्या आधार है? नकदी आधार है, उपार्जन आधार है, नकदी या उपार्जन आधार है, कौन सा है? कौन सा आधार है? तो देखो लाभ हानि ज्ञात करने का जो आधार है वो नकदी या उपार्जन दोनों आधार माने जाते हैं, यानी कि अपन नगद वाले भी लेन देन लेते हैं और आधार वाले भी, उपार्जन आधार वाले भी लेते हैं। मतलब नगद के आधार पर भी अपन लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, पेशेवर व्यक्ति होते हैं, उनके खाते कैश बेसिस पर बनाए जाते हैं और जो व्यापारिक संस्थाएं होती है उनके खाते एक्रूवल बेसिस पर बनाए जाते हैं। यानी प्रॉफिट लॉस की जानकारी तो अपन पेशेवर व्यक्तियों की भी कर सकते हैं, यानी केस बेसिस पे रख के भी कर सकते हैं और एक्रूवल बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नकदी आधार पर व्ययों का लेखांकन कब किया जाता है? यानी कि केस बेसिस पे खर्चों का लेखा कब करेंगे? जब अपन नगद में भुगतान किया है या नगद में भुगतान नहीं किया है, या नगद में भुगतान करने या न करने पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकदी में से भुगतान करने पर। जब हम नगद में भुगतान कर लेते हैं तभी हम व्ययों का लेखा करते हैं। उपार्जन आधार में लेखांकन किया जाता है। उपार्जन आधार में जो लेन देन का जो लेखा किया जाता है, नगद लेन देनों का, उधार लेन देनों का, नगद और उधार दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, यानी कि नगद और उधार दोनों लेन देनों का अपन क्या करते हैं, लेखा करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी कंपनियों के लिए अपने लेन देन रखना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी कंपनियों के लिए अपने लेन देन रखना अनिवार्य है। कौन सी अवधारणा के अनुसार? तो कंपनी जो होती है बच्चों, कंपनियों के लिए अपने जो लेन देन रखते हैं वो नकदी आधार पर रखते हैं, उपार्जन के आधार पर रखते हैं, नकदी या उपार्जन के आधार पर रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मैं आपको बता दूं आंसर, यह है बी ऑप्शन, उपार्जन आधार पर वो लेखा करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेखांकन प्रमापों की प्रकृति क्या है? लेखांकन प्रमाप जो होते हैं बच्चों
यह निर्धारित करते हैं कि लेन देनों का विकास किस प्रकार लेखांकन किया जाएगा। वित्तीय विवरणों को तुलनात्मक बनाने में सहायक होते हैं, या वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के लिए आधार की जानकारी देते हैं, या उपरोक्त सभी करते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, लेखांकन प्रमाप ये भी निर्धारित करते हैं कि लेन देनों का लेखा किस प्रकार करें, वित्तीय विवरणों को तुलनात्मक भी बनाते हैं, और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार भी प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में समानरूपता लाने के लिए, या वह सीमा निर्धारित करने के लिए जिसके अंतर्गत लेखापाल को कार्य करना होता है, या लेखांकन शब्दावली को स्पष्ट करने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि लेखांकन प्रमाप बनाए जाते हैं। लेखांकन प्रमाप किसके द्वारा बनाए जाते हैं। योजना आयोग के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, कंपनी अधिनियम के द्वारा, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ICAI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा लेखांकन प्रमाप तैयार किए जाते हैं। लेखांकन प्रमाप उपयोगी है केवल विनियोक्ताओं के लिए, बाह्य पक्षकारों के लिए, अंकेक्षकों के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि लेखांकन प्रमाप होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी, सरल होने चाहिए, समझ में आने योग्य होने चाहिए, सरल एवं समझ में आने योग्य होनी चाहिए, या प्रत्येक संस्था के अपने स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, कि भाई प्रत्येक संस्था अपने अपने हिसाब से बना लेगी, वो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरल और समझ में आने योग्य होने चाहिए। लेखांकन प्रमापों का पालन करना अनिवार्य है। लेखांकन प्रमापों का पालन कौन करेगा, किसके लिए अनिवार्य है। एकल व्यापारियों के लिए अनिवार्य है क्या। कोई जरूरी नहीं इनके लिए। इनके लिए तो व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। साझेदारी फर्मों के लिए है क्या, बिल्कुल नहीं, साझेदारी फर्म के लिए भी नहीं है। कंपनियों के लिए है या सभी के लिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कंपनियों के लिए, यानी कि लेखांकन प्रमाप जो होते हैं वो कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनियों के ऊपर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इनको तो इसका पालन करना ही होता है। और यह है अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2020 तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए लेखांकन प्रमाप कितने हैं। तो लेखांकन प्रमाप जो है बच्चों अब तक जारी किए गए हैं, इसको वैसे ही याद रख लो, 32 जारी किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में अपन ने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। देखो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारी 2 क्लास आ चुकी है, एक क्लास हमारी थ्योरी की थी और उसके अंदर हमने MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए, और चैप्टर नंबर 2 की भी आपकी 2 क्लास आ चुकी है, ये चौथी क्लास थी, और इसके अंदर हमने थ्योरी और MCQ आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल से अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 की पहले अपन कंप्लीट थ्योरी देखेंगे और उसके बाद में अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज वो बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको करना ही है और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर देना है। देखो अभी आपकी क्लास 11 चल रही है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। क्लास जो हमारी 12th है उसका न्यू बैच हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से क्लास 12th का NCERT बैच हम हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में स्टार्ट करेंगे, और साथ में हम CA फाउंडेशन का बैच भी 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चे अभी 12th क्लास पढ़ना शुरू कर रहे हैं या अभी जो 11th में हैं और जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अपन कंप्लीट करवाने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आप कंटिन्यू क्लास के अंदर बने रहें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।